हेलो एस्पेरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल, उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना और किस तरह बना, उसको तैयार करने के लिए कितना समय लगा और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये सब हम शुरुआत में पॉलिटी के पढ़ते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा संविधान था वो एक दिन में नहीं बना और इसे बनने के लिए बहुत टाइम लगा। जो था 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1947 तक बनाए गए ब्रिटिश कानूनों और सुधारों का परिणाम है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूटिव, उससे मिलकर बना है, यानी कि जिसका अर्थ है सरकार की बनावट, यानी कि सरकार किस तरह की होगी, सरकार का ढांचा क्या होगा, हमारी सरकार किस तरह काम करेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन लोकसभा मेंबर बनेंगे, राज्यसभा मेंबर बनेंगे, यही सरकार की बनावट होती है। यानी कि आपको पता है कि संसद के 3 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो ये सरकार की बनावट के अंदर ही आता है। ठीक है। तो जो हमारा संविधान है, मतलब कि विश्व के सभी संविधानों की जननी, क्वेश्चन पेपर में आता है कि विश्व के सभी संविधानों की जननी किसे कहा जाता है, तो वो ब्रिटेन को है। जो सबसे पहला जो संविधान था वो ब्रिटेन में बना था। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित में नहीं है, अलिखित है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अलिखित है कि कुछ लिखा ही नहीं गया है, लेकिन जैसे बहुत कम लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट वाइज। जैसे भारत का संविधान है आज बहुत लेंथी है और कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसा नहीं है कि तो ब्रिटेन का संविधान है वो बहुत कम शब्दों में लिखा गया है। और जो ब्रिटेन का संविधान है उसे ना विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। यहीं से संविधान बनने का एक नियम तैयार हुआ, जिससे बाकी देशों के संविधान बनते चले गए। नेक्स्ट 1600 में क्या हुआ, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल का प्रारंभ हुआ। माना जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसके इतिहास जो है वो 1600 से प्रारंभ हुआ। 1600 से इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो 1600 में भारत आई और उसने एस्टेब्लिशमेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में। और जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, यानी कि जो ब्रिटिश जो क्वीन थी या एलिजाबेथ, उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने पर उसे रॉयल चार्टर दे दिया। यानी कि एक तरह की रॉयल चार्टर का मतलब क्या होता है कि परमिशन दे दी कि आप आओ हमारे इंडिया में और ट्रेड करो, व्यापार करो। तो मोस्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी और उसने भारत में अपने बहुत सारे ब्रांचेस और सेंट्रल फैक्ट्री लगाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, कंपनी का जो टारगेट था ना वो ट्रेड करना था, रूल करना नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी थी ना वो ट्रेड करने के लिए आई थी, रूल करना नहीं, वो शासन करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे भारत में अपनी फैक्ट्री और ट्रेडिंग सेंटर बनाए। ठीक है, और उसके बाद जो 1757 है उसमें एक युद्ध हुआ प्लासी का, जिसमें क्या किया, कंपनी ने पहली बार बंगाल में पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली। यानी कि आई थी वो ट्रेड करने के लिए थी, लेकिन युद्ध के दौरान युद्ध किया और बंगाल में क्या कर लिया, अपनी पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली। यानी कंपनी का जो शासन चलने लगा बंगाल में। उसके बाद 1764 में ना बक्सर का युद्ध हुआ और कंपनी की पावर और मजबूत हो गई। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बक्सर के युद्ध के बाद वो और भी मजबूत हो गई शासन करने में। ठीक है, उसके बाद 1765 में दीवानी राइट मिल गए कंपनी को, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो रेवेन्यू था वसूलने का अधिकार मिल गया। यानी कि वो लोगों से अधिक कर वसूलने लगी, टैक्स वसूलने लगी और कंपनी अब व्यापार नहीं शासन भी करने लगी। यानी कि जो ट्रेड करने के लिए आई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब शासन करने लगी लोगों पर। इससे क्या हुआ, कंपनी के शासन में ना करप्शन बढ़ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स बढ़ने लगे। जो ऑफिसर थे कंपनी में बड़े अधिकारी थे वो अपनी चलाने लगे और आर्थिक संकट पैदा हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हुई, इससे समस्याएं उत्पन्न।
और इस दौरान ना कंपनी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ना जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, वो क्या चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। जो मतलब कि जो बंगाल था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये भारत के ना अलग अलग प्रेसिडेंसी थे उस समय, और ये भी क्या करने लगे, अब अपनी नीतियाँ अलग से बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये लोग अपना शासन करने लगे, नीतियाँ बनाने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी पावर ख़त्म हो रही थी। और उसके और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ही ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया। यानी कि ना जो 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करती थी, केवल ट्रेड करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के बड़े हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया। और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसमें क्या किया गया, कई प्रावधान किए गए, उसके जो फीचर्स थे, मतलब क्यों लाया गया वो, उसमें कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहला जो बदलाव था उसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, वो क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, यानी कि पहले बंगाल में क्या होता था, गवर्नर होता था उस समय, लेकिन इस रूल के तहत क्या किया गया, बंगाल में गवर्नर को गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के, वो वॉरेन हास्टिंग्स थे उस समय जो बने। और उसके बाद जो सेकंड बदलाव किया इस रूल के तहत, वो था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। यानी कि आज का जो कोलकाता है वही कलकत्ता था। और सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी वो कलकत्ता में की गई 1774 में। और उसके जो चीफ जस्टिस पहले जो चीफ जस्टिस बने वो थे एलिजाह इम्पे थे, सर एलिजाह इम्पे। और जो ढांचा था यानी स्ट्रक्चर था सुप्रीम कोर्ट का, वो था एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे अपने इसमें, यानी कि इसमें कुल 4 लोग थे इस रूल के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और इस रूल के तहत ना क्या किया गया, जो कंपनी के ना जो डायरेक्टर थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे ना, उनका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष से बढ़ाकर ना 4 वर्ष किया गया। यानी कि पहले तो था 1 ईयर का, और अब क्या किया 4 ईयर का कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था, 1 साल में ना 1/4 पर रिटायरमेंट होती थी, यानी कि 4 में से 1 की रिटायरमेंट होती थी इस रूल के तहत। और अब जो कार्यकाल था ना वो बढ़ा दिया था, 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया था इस रूल के तहत, ठीक है। और आगे क्या किया इसमें क्या किया, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया। यानी जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे ना, ये जो अधिकारी थे, ये क्या करते थे, भारतीयों से ना उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे उस समय कुछ भी काम करने का, तो उस पर रोक लगा दी गई इसमें। और जो प्राइवेट ट्रेड था, यानी कि जो प्राइवेट काम थे उस कंपनी के, वो भी बंद कर दिए गए। यानी कि टोटल क्या करना चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अधिकार जमाना चाहती थी ये कंपनी पर, और उसको कंट्रोल करना चाहती थी। अब बात करते हैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये उस समय अंग्रेज़ों के लिए तो हेल्पफुल था ही, लेकिन इससे हमें क्या लाभ हुआ, तो हमें इससे ये लाभ हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ग्रेट ब्रिटेन थे ना, उसने क्या किया, पार्लियामेंट में भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप किया पहली बार, और कंपनी पर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया पहली बार। और क्या किया, इससे क्या हुआ, हस्तक्षेप किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के पार्लियामेंट में। और जो भारत में केंद्रीकृत प्रशासन यानी जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी शुरुआत हुई भारत में, ठीक है। और आधुनिक प्रशासन की नींव रखी गई। और जो हम आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, ये इस एक्ट के तहत इन सब चीज़ों की नींव रखी गई है। पहला एक्ट है जहाँ से पॉलिटी की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।